हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो होने वाली है वीडियो नंबर 9 AWS पाइथन CD के यूट्यूब प्लेलिस्ट की। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एक ही प्रोजेक्ट में रह के हम डिफरेंट स्टैक्स किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं या डिप्लॉय कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज की वीडियो तो स्किप मत करना आप लोग। एंड बिफोर वी स्टार्ट, मुझे कुछ दो बातें आपसे करनी है। एक तो पुराने वीडियो के रिलेटेड जो हमने बनाया था, ये वीडियो नंबर 8, इससे रिलेटेड मुझे आपसे बात करनी है। तो आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में मैंने सैम्पल प्रोजेक्ट 4 बनाया था, उसके अंदर माई इन्वायरमेंट नाम से एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट किया था। बट इवन दो आई हैव क्रिएटेड इट, आई हैव नॉट एक्टिवेटेड इट, और उसके बावजूद मेरा काम सही से चल रहा था। तो वो इसीलिए सही से चल रहा था क्योंकि मैं ऑलरेडी माई इन्वायरमेंट, वर्चुअल इन्वायरमेंट माई ENV वाला प्रोजेक्ट 3 का एक्टिवेट करके रखा हुआ था मैंने। और वही वाला इन्वायरमेंट हमारा इस्तेमाल हो गया था प्रोजेक्ट 4 के लिए, इसीलिए वो चल पड़ा। ठीक है। हमारे केस में हम लोग क्या करते हैं कि जो रिक्वायरमेंट और TXT है वो सेम ही रखते हैं, इसीलिए वो इन्वायरमेंट चाहे सैम्पल प्रोजेक्ट 3 का हो या 4 का हो, वो दोनों में काम कर जाएगा क्योंकि हमारी अंडर द हुड जो रिक्वायरमेंट है लाइब्रेरी से रिलेटेड वो सेम ही थी, इसीलिए वो काम कर गई थी। अदरवाइज आपको क्या करना है उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो कल जो लास्ट टाइम जो स्टेप हमने मिस किया था, आज उस स्टेप को हम प्रॉपरली करके दिखाएंगे। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैंने जो इन्वायरमेंट क्रिएट किया था उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ प्रॉपरली। आइडियली आपको ऐसे ही करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी आप सैम्पल प्रोजेक्ट 4 में हो और आप देख लो ये इन्वायरमेंट एक्टिव है, आपको नहीं मालूम ये कौन सी डायरेक्टरी का है, 1 2 3 4 में से किसका है। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप डीएक्टिवेट करके इस इन्वायरमेंट से बाहर आ सकते हैं। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिख दिया डीएक्टिवेट की, डीएक्टिवेट करके मैं बाहर आ गया हूँ। ठीक है। और अभी इस करंट प्रोजेक्ट के अंदर, प्रोजेक्ट 4 के अंदर कोई भी वर्चुअल इन्वायरमेंट नहीं है। तो एक काम करते हैं, मैं क्रिएट कर देता हूँ। उसकी जो कमांड है वो है पाइथन -m VENV, और उसके बाद आप अपने इन्वायरमेंट का नाम लिखें। एक काम करते हैं, माई ENV मैंने हर प्रोजेक्ट में लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा नाम चेंज कर देता हूँ, ENV4 करके मैं अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करूंगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं क्रिएट हो चुका है। ठीक है। अब जैसे ये प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है इस इन्वायरमेंट के क्रिएट होने की, मैं जो हमारी जो लाइब्रेरीज होती है रिक्वायरमेंट और TXT, इनको भी इंस्टॉलेशन पे लगा लेता हूँ क्योंकि थोड़ा टाइम लेती है, ऑलमोस्ट 1 मिनट। तो पिप इंस्टॉल -r रिक्वायरमेंट और TXT में यहाँ पे रन कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, इस बार मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज किया है रिक्वायरमेंट और TXT पे, जो प्रोजेक्ट 4 की है। अगर आप इसको खोलोगे तो यहाँ पे मैंने टाइप गार्ड का एक वर्जन लिखा हुआ है। बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट जो वर्जन इंस्टॉल हो रहा था इन दोनों लाइब्रेरीज के इंस्टॉल होने के टाइम पे, वो एक ऐसा वर्जन था जो कंपैटिबल नहीं था और मुझे बार बार वार्निंग सी दे रहा था, बहुत इरिटेटिंग था। और वो वार्निंग में ही मेरे को सजेशन था कि अगर आप चाहें तो इस वाले वर्जन को इंस्टॉल कर लें जो कि आपके CDK से कंपैटिबल होगा। तो इसीलिए मैंने इस वाली लाइब्रेरी को यहाँ पे मेंशन कर लिया है अपने रिक्वायरमेंट और TXT में, ताकि मुझे बार बार वो इरिटेटिंग वार्निंग मैसेज ना दिखे और वही चीज़ दिखे जो मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये थी। दूसरी चीज़ ये है कि लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा होगा, मैं दोबारा से वापस जाता हूँ। तो जब हमने स्टैक डिफाइन किया था, अगर आपने ये गलती पकड़ ली होगी तो वेरी गुड, नहीं पकड़ी होगी तो हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि जब मैंने क्लास के अंदर इनिट कंस्ट्रक्ट के अंदर दो AWS ऑब्जेक्ट बनाए ना, तो उन दोनों के नाम मैंने सेम रख लिए थे। आइडियली आपको ये सेम नहीं रखने चाहिए। वैसे तो ये पॉसिबल है कि आप सेम नाम रख सकते हो। और क्यों रख सकते हो, आप इसको कुछ इस तरीके से समझ लो कि फॉर एग्जांपल मैं CMD ओपन करके पाइथन ओपन करता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने एक वेरिएबल बनाया =1, तो आप दोबारा से =2 लिख सकते हो ना यहाँ पे, तो आपको पाइथन कोई एरर नहीं देगा ना। तो वही सेम लॉजिक आप यहाँ पे भी लगा सकते हो कि आपने जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करे, बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, AWS का ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे, आई एम रोल का। तो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्टिंक्शन जो किया था वो लॉजिकल नेमिंग में किया था। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ग्लू जॉब IAMROLE 1 और यहाँ पे लिखा हुआ ग्लू जॉब IAMROLE 2। बट समहाउ हमने जो ऑब्जेक्ट का एक्चुअल नेम है वो चेंज नहीं किया था। ठीक है ना। तो इसी की मैं बात कर रहा हूँ, इसको आप इस चीज़ से रिलेट कर सकते हो जो मैंने अभी बताई। ठीक है। बट क्लाउड फॉर्मेशन क्यों नहीं फेल हुआ? क्लाउड फॉर्मेशन को तो इशू आना चाहिए था। तो क्लाउड फॉर्मेशन को इसीलिए इशू नहीं आया क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, क्लाउड फॉर्मेशन को इस नाम से कोई मतलब नहीं होता, उसको इस लॉजिकल नेम से मतलब होता है जो हम सेल्फ के बाद लिखते हैं।
ठीक है, आप कोई सा भी कंस्ट्रक्ट यूज करो, बेसिकली हम इनको कंस्ट्रक्ट कहते हैं। ठीक है, क्या होते हैं कंस्ट्रक्ट इसके बारे में बाद में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन ये हमने डिफाइन कर रखा है, ये अपने आप में कंस्ट्रक्ट है। जो भी चीज़ हमें डिफाइन करनी होती है पाइथन सीडीके के अंदर एडब्ल्यूएस से रिलेटेड, वो कंस्ट्रक्ट ही कहलाती है। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्ट है, आप ऐसे समझ सकते हो। जब भी आप कंस्ट्रक्ट बनाते हो तो आप दो चीज़ें लिखते हो, सेल्फ लिखते हो और उसके बाद लॉजिकल नेम लिखते हो अपने उस एडब्ल्यूएस ऑब्जेक्ट का। तो ये वाला जो एडब्ल्यूएस ऑब्जेक्ट है ना, इसका जो लॉजिकल नेम है, सॉरी, ये हमेशा यूनिक होना चाहिए। बस क्लाउड फॉर्मेशन को इसके यूनिक होने से मतलब है। इसको हम टेस्ट भी करके देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको भी 1 कर दूँ, ठीक है, तो ये भी 1 है और ये भी 1 है। और अब अगर मैं रन करके देखूंगा, अच्छा मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी। मैंने अपना इन्वायरमेंट तो क्रिएट किया था, लेकिन उस इन्वायरमेंट के अंदर ही नहीं गया। ओह गॉड। चलो एक काम करते हैं उस इन्वायरमेंट के अंदर जाते हैं पहले, और उसके बाद हमको ये पिप इंस्टॉल चलाना चाहिए था। तो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे ENV4 पे। अगर आप जाओगे तो लाइब्रेरी में अगर आप जाते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे पिप के अलावा और कुछ भी लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं है। ठीक है, ये जो हमने अभी तक इंस्टॉल किया है, ये शायद ग्लोबली इंस्टॉल हो चुका है मेरे सिस्टम पे, जो मुझे नहीं करना था। एनीवेज, चलो एक काम करते हैं, मैंने जो इन्वायरमेंट क्रिएट किया था ENV4, इसको मैं एक्टिव कर लेता हूँ। एक्टिव आपको कैसे करना है, आपको इस फोल्डर के अंदर जाना है। उस फोल्डर के अंदर एक स्क्रिप्ट नाम का फोल्डर है, उसके अंदर एक्टिवेट नाम से स्क्रिप्ट है, इसको रन करना है तो आपका इन्वायरमेंट एक्टिव हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पिप इंस्टॉल -r रिक्वायरमेंट डॉट txt करके फटाफट से इस इन्वायरमेंट के अंदर, अब देखना आप इसमें और भी लाइब्रेरी यहाँ पे ऐड ऑन हो जाएंगी। ठीक है, ये देखो, ये फटाफट से देखो, इतनी सारी की सारी जो है लाइब्रेरी यहाँ पे इंस्टॉल होना शुरू हो गई हैं। ये थोड़ा टाइम लेगी यहाँ पे इंस्टॉल होना, तो एक काम करता हूँ, मैं इस चीज़ को मैं रन नहीं करता हूँ और यहाँ पे नाम चेंज कर ही लेते हैं इसको। इस चीज़ को मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या दिखाना चाह रहा था, अगर मैं लॉजिकल नेम सेम रख दूंगा तो मुझे एरर आएगा। ठीक है, क्लाउड फॉर्मेशन का वो ये बोलेगा कि आपने इस नाम से ऑलरेडी एक कंस्ट्रक्ट ऊपर बनाया हुआ है, आप दोबारा उसी नाम से नहीं बना सकते हो। आई होप वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है आपको। और अब हम एक काम करते हैं, हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। इतनी देर में हमारा ये जो वर्चुअल इन्वायरमेंट है ये इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे सिस्टम में ये 1 मिनट ले रहा है, हो सकता है आपका सिस्टम थोड़ा फास्ट हो तो 30 सेकेंड से 20 सेकेंड्स में हो जाना चाहिए। वो 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए इस चीज़ को। चलो एक काम करते हैं, हम अपने एजेंडा पे वापस चलते हैं, और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि मल्टीपल स्टैक की हमें मल्टीपल स्टैक की ज़रूरत ही क्यों है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट लिखे हुए हैं जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा और भी बेनिफिट हो सकते हैं, आप फर्दर इनको नेट पे जाके सर्च कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ रिसोर्सेज। तो मान लीजिए आपका जो प्रोजेक्ट है वो गिट लैब या फिर गिटहब में आपने बना रखी है एक रेपोजिटरी, उसी के अंदर आपको सारा कोड लिखना है अपना। ठीक है, आपको एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि भाई एक ही रेपो है आपके पास में, सारा कोड इसी में रहेगा। अब मान के चलते हैं आपका प्रोजेक्ट बड़ा है, उसमें नेटवर्किंग कंपोनेंट है, VPC है, सबनेट है, कंप्यूटर रिसोर्सेज हैं, EC2 वगैरह आप बना रहे हैं, डेटाबेसेस आप बना रहे हैं RDS के, या रेडशिफ्ट का आप सर्वरलेस इंस्टेंस बना रहे हो, और काफ़ी कुछ चीज़ें। तो अगर आप इन सब चीज़ों को एक ही स्टैक में रख लोगे तो पहली चीज़ तो आपका स्टैक बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। आपका स्टैक थाउजेंड्स ऑफ लाइंस का हो जाएगा, उसको आपको मेंटेन करना बहुत भारी हो जाएगा। तो बेटर है कि आप जो भी लॉजिकली रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं AWS के, उनको आप अलग अलग स्टैक में डिफाइन कर लो। नेटवर्किंग का एक अलग स्टैक बना लो, कंप्यूटर रिसोर्स का एक अलग और डेटाबेस का अलग। ठीक है, तो पहला बेनिफिट तो ये हो गया कि लॉजिकल ग्रुपिंग आपकी हो जाती है इसमें। बेटर कोलेबरेशन मतलब टीम कैन वर्क ऑन स्पेसिफिक स्टैक इंडिपेंडेंटली। अब बात करते हैं कि चलो यार, किसी का हार्ट टाइट है नेटवर्किंग में, उसमें काम नहीं करना चाहता, तो मैं उसको डेटाबेस से रिलेटेड काम दे सकता हूँ। या फिर कोई नेटवर्किंग में ज़्यादा एक्सपर्ट है तो भाई तुम नेटवर्किंग का काम कर लो, है ना। तो नेटवर्किंग वाला बंदा नेटवर्किंग वाले स्टैक में काम करेगा, डेटाबेस वाला बंदा डेटाबेस वाले स्टैक में काम करेगा, तो वो एक दूसरे के स्टैक को छेड़ेंगे नहीं और अपना काम आराम से कर सकते हैं। तो बेटर कोलिब्रेशन यहाँ पे मिल रहा है। सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट मिलता जुलता है, रिलेटेड है बेसिकली एक दूसरे से। तो इसमें हमने क्या लिखा हुआ है, अलाउ इंडिविजुअल स्टैक्स टू बी डिप्लॉयड। अब क्या है कि डेटाबेस वाला बंदा है, उसने अपने स्टैक में चेंज करा, तो वो चाहेगा कि मैं केवल अपने स्टैक को डिप्लॉय करूँ, फालतू में जो दूसरे स्टैक है मैं उन्हें डिप्लॉय क्यों करूँ। ये भी पॉसिबल है कि वो एक ही ब्रांच में काम कर रहे हो दोनों बंदे, और और नेटवर्किंग वाला जो चेंजेस है वो उसको डिप्लॉय नहीं करना चाहता डेटाबेस वाला बंदा, तो वो क्या कर देगा, अपना जो डेटाबेस का स्टैक है उसी को इंडिपेंडेंटली डिप्लॉय कर सकता है। जरूरी मतलब उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई तुम्हें नेटवर्किंग वाला भी डिप्लॉय करना ही करना है। तो इस तरीके से आप इंडिविजुअली स्टैक को डिप्लॉय कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो आप आराम से। ईजियर डिबगिंग तो ऑब्वियसली बात है यार, तुमने मॉड्यूल्स अलग अलग डिफाइन कर दिए, अलग अलग स्टैक डिफाइन कर लिए, तो अगर आपको डिबगिंग करनी है तो डिबगिंग करने में आपको आसानी मिलेगी। ठीक है, तो ये एक फ़ायदा है स्टैक्स का।
और अब एक काम करते हैं हम लोग, अब फाइनली अपना जो प्रैक्टिकल डेमो है उसको स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम लोगों ने वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया, उसके अंदर हमने जो लाइब्रेरीज हमें चाहिए थी वो हमने इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, हमारा मेन काम हो गया। अब एक काम करते हैं, हम दो स्टैक डिफाइन करते हैं। एक स्टैक हमारा ऑलरेडी डिफाइंड है, जो ये सैम्पल प्रोजेक्ट 4 है, इसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। लास्ट वाली वीडियो में हमने ये वाला स्टैक बनाया था, ग्लू जॉब रोल वाला। अब एक काम करता हूँ, मैं एक स्टैक में पुराना वाला सैम्पल प्रोजेक्ट 3 से कॉपी कर लेता हूँ। आई एम कॉपिंग इट एंड इसको मैं सैम्पल प्रोजेक्ट 4 में डाल रहा हूँ, पेस्ट। इसका जो कोड है वो हम देख लेते हैं। इस कोड में हम क्या कर रहे थे, हम बकेट्स बना रहे थे। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, एक ही बकेट रखता हूँ ताकि हमारा समझने में आसानी रहे। और यहाँ पे मैं इसको कुछ नाम दे देता हूँ यूनिक बनाने के लिए। आई होप ये बकेट ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती, बट मैं यहाँ पे 14 अप्रैल लिख देता हूँ। ये नाम हमें हमेशा यूनिक रखना चाहिए जब भी हम बकेट नेम बनाते हैं। अगर आप बकेट नेम नहीं भी बनाओगे तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि उस केस में क्लाउड फॉर्मेशन विल टेक केयर कि वो आपको एक ऐसी बकेट बना के दे जिसका नाम यूनिक हो। बट हम क्यों चाहें ऐसी बकेट जो कि जिसका नाम ही कोई और डिसाइड करे, राइट? तो इसीलिए आइडियली हम लोग अपने बकेट का नाम खुद लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके, चलो ये भी हो गया। अब एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा मीनिंगफुल नेम हम लोग दे देते हैं। स्टैक अंडरस्कोर कॉपी की जगह अब मैं इसको रीनेम, रीनेम का ऑप्शन ये रहा, इसको मैं रीनेम कर देता हूँ। और इट विल मेक सेंस इफ आई विल राइट स्टैक अंडरस्कोर S3, राइट? क्योंकि ये S3 बकेट डिप्लॉय कर रहा है, ये वाला स्टैक। ठीक है, तो देखो हमारा मोटा मोटा काम सब हो चुका है। CDK.json, इसमें कोई चेंज नहीं करना। स्टैक मेरे दो डिफाइन कर चुका हूँ, एक स्टैक S3 का है और एक स्टैक मेरा ग्लू का है। ठीक है ना? एक काम करते हैं, इसको भी हम रीनेम कर लेते हैं। और इसको मैं नहीं, इसको मैं रीनेम नहीं करूँगा क्योंकि मैंने इसके रिलेटेड ऑलरेडी एक वीडियो बना ली है। तो जो बंदे पुरानी वीडियो रेफर करेंगे उन्हें ये फाइल नहीं मिलेगी अदरवाइज, तो मैं इसको रीनेम नहीं कर रहा हूँ, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। बट आप खुद ही समझ सकते हैं कि स्टैक.py में जो डिप्लॉय हो रहा है वो IAM रोल क्रिएट डिप्लॉय हो रहा है। स्टैक S3 में जो डिप्लॉय हो रहा है S3 बकेट डिप्लॉय हो रही है। ठीक है, अब एक छोटा सा काम बस हमें और करना है। ऐप.py में अब हमें यहाँ पे सेम जैसे हमने ये वाले क्लास को हमने इंपोर्ट किया था, सैम्पल प्रोजेक्ट 4, जो कि हमारे स्टैक.py के अंदर हमने डिफाइन किया था, उसी तरीके से स्टैक S3 के अंदर जो क्लास है हमें उसे इंपोर्ट करना है। अच्छा, पहले तो मैं इसे थोड़ा मीनिंगफुल बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ भी आप लिख सकते हैं, बेसिकली नाम तो आप कुछ भी दे सकते हो। मैं दे देता हूँ स्टैक S3 क्लास। ठीक है, इस तरीके से मैं लिख देता हूँ। और तो मुझे कुछ चेंज नहीं करना, बाकी सब ठीक लग रहा है। ओके, तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और मैं जाता हूँ अपने ऐप.py में। जिस तरीके से ये इंपोर्ट किया था ऐसे ही हमें दूसरा इंपोर्ट करना है, फ्रॉम स्टैक। हाँ देखो, इंटेलिजेंस ने मुझे बता दिया है, बेसिकली मैं कोपायलट यूज कर रहा हूँ तो उसने मेरी हेल्प कर दी है। तो इस वाली फाइल के अंदर से स्टैक S3.py के अंदर से मैंने ये वाली क्लास इंपोर्ट कर ली है। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना, बस इस क्लास का भी एक ऑब्जेक्ट बनाना है जैसे हमने इस वाली क्लास का बनाया था। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले कोड को कर देता हूँ कॉपी और यहाँ पे लिख देते हैं इसको स्टैक 2। ठीक है, ये मेरा स्टैक 2 बन गया और मैंने इस वाली क्लास का इस्तेमाल करना है क्योंकि मुझे इसका ऑब्जेक्ट करना है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ प्रॉपरली। ठीक है, और इसका जो कंस्ट्रक्ट हम नाम देंगे, इसका नाम मैं दे देता हूँ अंडर -3। ठीक है, तो ऊपर वाला जो है क्लाउड फॉर्मेशन स्टैक वो बनेगा इस नाम से, सैम्पल माइनस प्रोजेक्ट -4 माइनस ब्लू, और ये वाला बनेगा 4 - S3 के नाम से। तो हमारे पास दो स्टैक अब डिप्लॉय हम लोग करने को रेडी हैं। ठीक है, ऐप.सिंथ वाली कमांड हमेशा लास्ट में लिखनी है, तो जो हमने ऑलरेडी लिखी हुई है। तो हमने क्या किया, बेसिकली मोटे मोटे तौर पे इस प्रोजेक्ट में ऑलरेडी जो पुराना प्रोजेक्ट था उसमें हमने एक नया स्टैक ऐड किया। नया स्टैक ऐड करने के बाद हमने उसकी बेसिकली क्लास उसमें डिफाइन करी, और क्लास जब डिफाइन हो गई तो उसी क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, अब एक काम कर लेते हैं हम लोग, CDKLS एक बार रन करके देखते हैं। तो मेरी जो एक्सपेक्टेशन अब है वो ये है कि ये मुझे दो स्टैक के नाम यहाँ पर देगा, कि मैं दो स्टैक यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, ऑल राइट, तो लेट्स वेट फॉर अनदर 10 सेकेंड्स। प्लीज बेयर विद मी, मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो है CDK को लेके। अगर इफ़ यू आर फॉलोइंग द सेम वीडियोज विच आई एम क्रिएटिंग, देन लेट मी नो कि आपका सिस्टम कितना टाइम ले रहा है CDK कमांड्स को रन करने के लिए। ये देखिए, ठीक है, तो CDK LS किया तो इसने दोनों स्टैक यहाँ पे बता दिए मुझे। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं CDK डिप्लॉय रन करता हूँ। ठीक है, अब CDK डिप्लॉय बेसिकली ऐसे रन नहीं होगा। अब ये मुझे एक एरर देगा, एरर ये देगा कि आपके प्रोजेक्ट में दो
सीडी के स्टैक हैं। आप मुझे ये बताओ, आप कौन सा वाला स्टैक डिप्लॉय करना चाहते हो? या तो आप माइनस माइनस ऑल लिख के सब कुछ डिप्लॉय कर डालो जो आपके पास में है। ये देखो, इसमें ये लिखा हुआ है, since this app include more than one single stack, specify which stack to use। जो बेसिकली मैं अभी आपको बता ही रहा था। वो कह रहा है या तो स्टैक का नाम लिखो या तो आप माइनस माइनस ऑल करके काम चला लो। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सीडी के डिप्लॉय और एक बार अपने स्टैक का नाम लिखता हूँ। पहला हम एक काम करते हैं, छोटा वाला स्टैक डिप्लॉय कर लेते हैं, ये वाला बकेट वाला। और लेट्स सी अब क्या होने वाला है। ठीक है, तो मैं अगर बैकएंड पे जाता हूँ तो यहाँ पे कोई भी स्टैक नहीं है प्रोजेक्ट 4 से रिलेटेड। अगेन ये 10 सेकेंड्स और लेगा, यू हैव टू वेट, एल्स यू कैन जस्ट मूव फॉरवर्ड योर वीडियो फॉर 10 सेकेंड्स। अच्छा, आप लेफ्ट हैंड साइड पे भी देख सकते हैं CD के डॉट आउट में कि यहाँ पे इसने जो टेम्पलेट फाइल जो जनरेट करी है ना, वो दोनों के दोनों स्टैक्स की इसने जनरेट कर रखी है। अगर आप देखो तो ग्लू की भी इसने टेम्पलेट फाइल जनरेट करी है और S3 वाले स्टैक की भी टेम्पलेट फाइल इसने जनरेट करी है, विच मेक्स सेंस राइट, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि टेम्पलेट फाइल क्या है, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है इस चीज़ को। ठीक है, ये इसने ऑलरेडी डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है यहाँ पे। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो हमें दिख जाएगा कि ये स्टैक यहाँ पे डिप्लॉय हो रहा है। ठीक है, इट विल टेक अनदर 5 सेकेंड जस्ट टू गेट completed, क्योंकि S3 ज़्यादा टाइम नहीं लेता है S3 बकेट डिप्लॉय होने में, और ये क्रिएट यहाँ पे हो चुका है। आप चाहो तो आप रिसोर्सेज में जाके चेक कर सकते हो। तो ये देखो, ये वाली बकेट यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब एक काम करते हैं, हमने इंडिविजुअली डिप्लॉय करना सीख लिया। अब अगर आप चाहते हो कि एक साथ आप डिप्लॉय कर दो तो आप लिखोगे CD की डिप्लॉय और माइनस माइनस ऑल आपको लिखना है। ठीक है, तो आपकी बार ये दोनों को ट्राई करेगा डिप्लॉय करने का। तो एक स्टैक में तो इसे कोई चेंज मिलेगा नहीं, क्योंकि इसने अभी के अभी डिप्लॉय किया है इसको। तो बट ये एंट्री दोनों की दिखाएगा कि मैं दोनों को डिप्लॉय कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलो देखते हैं। प्लीज मूव फॉरवर्ड योर वीडियो फॉर 10 सेकेंड्स। ठीक है, ये शुरू हो चुका है। ये देखो, अगर मैं दिखाऊं आपको CD की डिप्लॉय माइनस माइनस ऑल, तो आप देख सकते हैं कि इसने सैम्पल प्रोजेक्ट S3 वाले को भी डिप्लॉय करने की कोशिश किया, बट उसमें कोई चेंजेस नहीं थे, तो ये सीधा आगे बढ़ गया। और अब ये दूसरे वाले स्टैक को डिप्लॉय कर रहा है, -4 माइनस ग्लू को। और ये यहाँ पे मेरे से परमिशन पूछेगा, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि जब भी हम IAM पॉलिसी से रिलेटेड कुछ भी डिप्लॉयमेंट करते हैं तो ये हमसे परमिशन लेता है। तो मैंने इसे कर दिया है यस, और अभी ये चेन सेट क्रिएट करके इसको फटाफट से, ये देखो क्रिएट होना शुरू हो गया है यहाँ पे। तो अभी हमने यहाँ पे क्या सीखा कि हम इस एक से ज़्यादा स्टैक कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब बेसिकली मैंने तो दो बना के दिखाया आपको। अब ऐसे ही आप जितने भी स्टैक आपको क्रिएट करने हैं वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। अब कितना आसान है आपके लिए, बस आपको पुराना कोड कॉपी पेस्ट करना है, जो चेंजेस आपको करने हैं वो चेंजेस करो, और बेसिकली स्टैक की एक फाइल ऐड कर लो यहाँ पे अपनी। जैसे कि मैंने यहाँ पे बाय स्टैक अंडरस्कोर S3 क्रिएट करा हुआ था, ऐसे ही आप कुछ और क्रिएट कर सकते हो, स्टैक अंडरस्कोर RDS, स्टैक अंडरस्कोर रेडशिफ्ट। और यहाँ पे आप उससे फर्दर, जब उसकी क्लास बन जाएगी तो फर्दर आप यहाँ पे आके app.py में उसका एक ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अब एक काम बस लास्ट वाला मुझे आपको दिखाना है, वो हम देख लेते हैं। तो जिस तरीके से हमने डिप्लॉय करा उसी तरीके से अब हम डिस्ट्रॉय करना भी देखेंगे। तो आपको अगर CD के डिस्ट्रॉय अगर यहाँ पे करना है, तो अगर मैं ये वाली कमांड चलाऊंगा तो ये, अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करोगे तो ये भी सेम वही एरर देगा जो CD के डिप्लॉय ने हमें दिया था, कि भाई आपके पास फिलहाल प्रोजेक्ट में एक से ज़्यादा स्टैक मौजूद है। तो जब आप CD के डिस्ट्रॉय कमांड को रन कर रहे हो तो आप बताओ कि आप कौन से पर्टिकुलर स्टैक को डिस्ट्रॉय करना चाह रहे हो, या तो फिर आप माइनस माइनस ऑल करके पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय करो। ठीक है, तो एक मैं करके देख लेता हूँ फटाफट से डिस्ट्रॉय। सबसे पहले मैं जो डिस्ट्रॉय करूँगा वो S3 वाले को करूँगा, क्योंकि बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके, और अगर मैं पीछे जाऊँ यहाँ पे तो मेरे पास 4 स्टैक हैं। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये वाला डिलीट हो जाएगा तो 3 ही बचेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये अगले 5 सेकंड में शुरू हो जाएगा डिस्ट्रॉय करना। लेट्स वेट। ओके, डिस्ट्रॉय करने से पहले वो पूछ रहा है, ऑब्वियसली वेन एवर इट ट्राई टू डिस्ट्रॉय ये आपसे पूछेगा। डिलीट इन प्रोग्रेस, अब ये फटाफट से डिलीट हो चुका है यहाँ पे। अब हम दूसरा एक ऑप्शन देख लेते हैं कि अब हम
अपने स्टैक का नाम लिखने के बजाय मैं लिखना चाहता हूँ माइनस माइनस ऑल, और इसको आप रन करोगे तो आपके दोनों के दोनों स्टैक डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ऑब्वियसली पहला ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है, हालांकि ये दिखाएगा एंट्री में, बट क्योंकि वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है तो उसको स्किप कर देगा। बट यही मुझे आपको दिखाना था कि इस तरीके से आप किसी भी, जब आपके प्रोजेक्ट में दो स्टैक हो तो आप किसी पर्टिकुलर स्टैक को अगर डिप्लॉय करना चाहते हो या डिस्ट्रॉय करना चाहते हो तो वो कैसे कर सकते हो। और अगर आप सारे के सारे स्टैक्स को आप ओके, माइनस माइनस ऑल आएगा, मैंने एक हाइफन यहाँ पे मिस कर दिया था। और अगर आप उसी तरीके से अगर एक स्टैक को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो तो कैसे करना है, और सारे स्टैक्स को डिस्ट्रॉय करना है तो कैसे करना है। आज हमने ये काफ़ी अच्छी चीज़, नई चीज़ सीखी है। ये आपको कई सारे प्रोजेक्ट में देखने को मिलेगी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।